Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is Big Tech's contempt for Indian public health. तो बिग टेक को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि इंडिया के हेल्थ लॉज वो आराम से वायलेट करते रहते हैं और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को पब्लिश करते रहते हैं, जैसे बिग कंपनी जैसे कि गूगल, मेटा, यूट्यूब, अमेजोन, ये आराम से इंडियन हेल्थ लॉज को इग्नोर कर रहे हैं। और यही प्लेटफॉर्म्स रूल्स जो यूएस के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं पर इंडियन लॉज को इग्नोर करते हैं, पुटिंग पब्लिक हेल्थ एट रिस्क। द लॉ DMRA 1954, तो इंडिया का जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 है, इसमें ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट्स पे बैन लगाया जाता है। जो भी ड्रग जैसे क्लेम करते हैं कि हम 54 सीरियस डिसीजेज जो आती हैं उनको क्योर कर देंगे, जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर, ब्लड प्रेशर, तो ये मैटर नहीं करता कि ड्रग अप्रूव्ड है या नहीं, आप इन पे एडवर्टीजमेंट्स नहीं कर सकते। इन पे एडवर्टीजमेंट्स करना इन डिसीजेज पे इलीगल है। द डिजिटल शिफ्ट, तो पहले एड्स क्या होती थी, न्यूज़पेपर्स में आती थी, टीवी पे आती थी, गवर्नमेंट को मॉनिटर करना ईजी था। पर अब ऑनलाइन एड्स जो है बिग टेक प्लेटफॉर्म्स पे आती हैं जो कि मार्केट को डोमिनेट कर रखा है जिन्होंने। तो ये ग्लोबल टेक प्लेटफॉर्म्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो यूएस में है, जिससे कि इंडिया के लिए रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाउ बिग टेक वायलेट्स इंडियन लॉ, तो बिग टेक प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो एडवर्टाइजर्स को वार्न नहीं करते हैं कि वो DMRA के रिस्ट्रिक्शंस को वायलेट कर रहे हैं, उसके कारण वो इजीली हमें मिल जाती हैं पेड एड्स, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक क्योर्स जो भी हैं वो उन डिसीज़ के लिए, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर्स, इवन कैंसर के लिए। कुछ एड्स इवन ये भी प्रमोट करती हैं कि काउ यूरिन बेस्ड मेडिसिन, या क्लेम करती हैं कि वो हर तरह की डिसीज़ को क्योर कर देगा। हमें नहीं पता एक्चुअल प्रोडक्ट में क्या है क्या नहीं, तो ये एडवर्टीजमेंट्स वैसे ही बहुत मिसलीडिंग है। तो दीज एड्स आर क्लियरली इलीगल अंडर DMRA। डबल स्टैंडर्ड्स, तो यूएसए में सेम प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी स्ट्रिक्ट और स्क्रीनिंग, उनके पास स्ट्रिक्ट एड स्क्रीनिंग सिस्टम्स हैं, कोई हेल्थ क्लेम्स को वो अलाउ नहीं करते हैं विदाउट रेगुलेटरी अप्रूवल। और यहाँ पर सब कुछ अलाउड है, वो क्रिमिनल एक्शन भी वहाँ पे फेस किया जाता है अगर लॉ ब्रेक होता है। इंडिया में ईजीली मिसलीडिंग एड्स को आराम से पब्लिश किया जाता है क्योंकि पनिशमेंट का बहुत कम डर है। वाई बिग टेक्स इग्नोर इंडियन लॉज, तो कंटेम्प्ट फॉर इंडियन लाइज, पहले तो ऑथर सजेस्ट करते हैं कि एक हिस्टोरिक डिसरिगार्ड है अमेरिकन कॉर्पोरेशन का फॉर इंडियन लाइज, पॉसिबली ड्यू टू सिस्टमिक रेसिज्म। फिर साइट्स जैसे कि यूनियन कार्बाइड, भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो हुआ वो एग्जाम्पल देता है, इस एटीट्यूड की एग्जाम्पल दिखाता है हमें। फिर वीक लीगल एक्शन इन द पास्ट, तो पहले भी 2008 में जो बिग टेक को पकड़ा गया था एक और लॉ जो प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 को, जिसमें कि एड्स बैन करी गई थी सेक्स डिटर्मिनेशन के रिलेटेड। बिग टेक 9 साल केस चला, उसके बाद आराम से छूट गए, तो इस तरह से डर ही नहीं रह गया उनमें। लीगल इम्यूनिटी लूप होल, तो बिग टेक्स क्लेम कर देते हैं कि हम तो इंटरमीडिएटरी हैं, एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो भी होस्ट कर रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो वो पनिशमेंट फेस नहीं करते। पर इन रियलिटी जो एड्स हैं वो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, उनको पे किया जा रहा है इन कंपनीज के द्वारा, सो दे एक्ट एज पब्लिशर्स नॉट इंटरमीडिएरीज। नो फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो इंडिया में अगर क्रिमिनल केसेस फाइल भी होते हैं तो यूएस कभी भी अपने टॉप एग्जेक्टिव्स को इधर नहीं भेजेगा। इंडियन सब्सिडीज जो हैं उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता इजीली क्योंकि वो सेपरेट हैं अपनी पेरेंट कंपनी से लीगली। सो वाई इट्स डेंजरस, जो मिसलीडिंग एड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को सेल्फ मेडिकेट और डिले करने में, खुद से मेडिसिन ले लें और रियल ट्रीटमेंट को डिले करने में गुमराह कर सकती हैं। तो इंडिया जो है वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है विद सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन कल्चर और ट्रस्ट इन नेशनलिस्ट एंड नेचुरल रेमेडीज़, तो मेकिंग इट इवन रिस्कियर। तो ये एक बहुत सीरियस पब्लिक हेल्थ थ्रेट है। तो क्या करना चाहिए? फाइल क्रिमिनल कंप्लेंट्स अगेंस्ट बिग टेक मैनेजर्स फॉर वायलेटिंग DMRA अगर वो अपेयर नहीं होते हैं कोर्ट में। रिफॉर्म लॉज ताकि उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। अपॉइंट इंडियन मैनेजरियल पर्सोनल हु इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो सिटीजन्स हो इंडियन, ताकि उन पर लीगल एक्शन लिया जा सके, इंडियन जुरिडिक्शन के अंडर ऑपरेट करें और लीगली आंसरेबल हो इंडियन कोर्ट्स को। रिवोक कर दें उनका इंटरमीडियरी जो इम्यूनिटी है अगर वो प्लेटफॉर्म्स इंडियन लॉज को फॉलो नहीं करते। स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स बनाए जैसे यूएसए ने अप्रोच करी टिकटॉक को रेगुलेट करने में। इंश्योर जेल टाइम इज़ अ रियल थ्रेट फॉर वायलेशंस नॉट जस्ट
fines. So core message is big tech companies should be accountable for violating Indian health laws. इंडिया को इन्फोर्स करना चाहिए अपनी सोवर्निटी एंड प्रोटेक्ट सिटीजन्स हेल्थ फ्रॉम फॉल्स मेडिकल क्लेम्स. तो इम्यूनिटी बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के डेंजरस है. इससे बिग टेक कंपनी सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही हैं और पब्लिक हेल्थ को हार्म कर रही हैं. द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अ स्टार्ट फॉर नॉर्थ साउथ कार्बन मार्केट कॉपरेशन. तो इसमें क्या देखा जा रहा है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन लिंक प्लान कर रहे हैं अपना इंडिया का कार्बन मार्केट और यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लिंक करने का, जो कि एक हिस्टोरिक स्टेप हो सकता है अगर वो एक्चुअल में वर्क करे तो. पर इसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं इसको रियलिटी में लाने के लिए. तो क्या हुआ, रिसेंटली सितंबर 17 2025 को इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया न्यू स्ट्रैटेजिक यूरोपियन इंडिया एजेंडा. तो उसमें 5 पिलर्स थे: प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल इशूज, इनेबलर्स अक्रॉस पिलर्स. सो इन क्लीन ट्रांजिशन में हिडन सेक्शन था कि यूरोपियन यूनियन विल लिंक द इंडियन कार्बन मार्केट विद सीबैम. तो अब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है यूरोपियन पॉलिसी, उसमें क्या होता है कि कार्बन टैक्स इंपोर्ट्स पे लगाया जाता है जिस डिपेंडिंग ऑन कि कितना कार्बन एमिट हुआ उनको बनाने में. तो जो न्यू लिंक है उसका क्या मतलब है कि अगर इंडियन एक्सपोर्टर्स ने कार्बन टैक्स जो है इंडिया में जितना पे कर दिया, ठीक है, बाकी का अमाउंट जो अमाउंट उन्होंने यहाँ पे कर दिया उसको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में से डिलीट कर देंगे और बाकी का यूरोपियन बॉर्डर पे ले लिया जाएगा. तो उससे डबल पेमेंट प्रिवेंट होगी और इंडियन इंडस्ट्रीज़ को रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे फॉर रिड्यूसिंग एमिशंस अर्ली. तो ये अच्छा लगता है सुनने में, पर इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत रिस्की है. जो इंडियन कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है वो बहुत अर्ली स्टेजेस में, यूरोपियन यूनियन का 20 साल से चलता आ रहा है. की डिफरेंसेस हैं, जो यूरोपियन यूनियन है उसके पास कैप्स हैं ऑन टोटल एमिशंस, ऑक्शन सिस्टम, स्ट्रॉन्ग पेनाल्टीज़ हैं, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हैं. इंडिया के पास मोस्टली प्रोजेक्ट बेस्ड ऑफसेट्स हैं या इंटेंसिटी इंप्रूवमेंट्स हैं, ना कि एब्सोल्यूट एमिशन लिमिट्स. तो यूरोपियन यूनियन का जो सी बैम है उसका तो टन बाय टन वेरिफिकेशन होता है. बिना रोबस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम के यूरोपियन यूनियन इंडियन कार्बन क्रेडिट्स को ट्रस्ट ही नहीं करेगा. इंस्टीट्यूशनल गैप्स, तो इंडिया करंटली उसके पास इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स नहीं है, वेरीफाइड एमिशन रजिस्ट्रीज नहीं है, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस सिस्टम्स नहीं है. तो यूरोपियन यूनियन जो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पे डिडक्शंस नहीं देगा अनलेस एंड अनटिल वो श्योर हो कि इंडिया का जो सिस्टम है वो क्रेडिबल है और ट्रांसपेरेंट है. तो इंडिया मस्ट रीडिज़ाइन इट्स कार्बन मार्केट टू मैच द कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स ऑफ द यूरोपियन यूनियंस ETS, विच इज़ अ ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक एंड टेक्निकल टास्क. कार्बन प्राइस का फिर गैप भी बहुत ज़्यादा. यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन प्राइस है वो ऑलमोस्ट यूरो 60 to 80 पर टन है, यहाँ पे सिर्फ 5 to 10 यूरो पर टन है. इतने ज़्यादा गैप से तो बहुत कम ही डिडक्ट होगा सीबैम के टैक्सेस में इंडियन एक्सपोर्टर्स को, तो फिर भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा बॉर्डर पे. तो इससे इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो अनफेयरली बर्डनड फील कर सकती हैं. पॉसिबल फिक्सेस क्या हो सकते हैं कि हम मिनिमम फ्लोर प्राइजेस सेट कर दें इंडिया में, क्रिएटिंग सेक्टर बेस्ड कार्बन कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रिज द गैप. देन पॉलिटिकल एंड लीगल टेंशंस क्या है. इंडिया और बाकी डेवलपिंग नेशंस ने हमेशा से सीबैम को अपोज किया, कॉलिंग इट अनफेयर एंड प्रोटेक्शनिस्ट. और सीबैम को अगर अब हम इंडिया के उसके साथ लिंक करेंगे तो वो पॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी. इंडिया वही एक्सेप्ट कर रहा है जो वो एक बार रिजेक्ट करता था. पोटेंशियल इश्यूज़ की इफ़ यूरोपियन यूनियन सेज कि जो इंडिया का कार्बन प्राइस है वो बहुत लो है, तो वो हो सकता है रिफ्यूज़ कर दें फुल रिडक्शंस. तो इंडियन एक्सपोर्टर्स सफ़र करेंगे, न्यू दिल्ली में रिटेलिएट पॉलिटिकली और लीगली. इट ऑल्सो टचेज ऑन सवर्निटी की जो कार्बन प्राइसिंग है वो एक डोमेस्टिक पॉलिसी होनी चाहिए, बट सीबैम गिव्स यूरोपियन यूनियन रेगुलेटर्स इन्फ्लुएंस ओवर इंडियन पॉलिसीज. तो इंडिया में सी दिस एज अ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. देन रिस्क ऑफ इंस्टेबिलिटी, तो सीबैम का जो लिंक है विल ओनली वर्क इफ इंडियाज कार्बन मार्केट इज स्टडी, ट्रांसपेरेंट एंड इन्फोर्स्ड. तो अगर इंडिया लूजन करता है रूल्स अंडर इंडस्ट्रियल प्रेशर या फिर कार्बन प्राइजेस को चेंज करता है, तो यूरोपियन यूनियन विल डिनाई द डिडक्शंस, हर्टिंग द एक्सपोर्टर्स इटसेल्फ. तो जो सिस्टम की सक्सेस है वो डिपेंड करती है ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पे फ्रॉम बोथ दी साइड्स. तो ये अभी भी क्यों मैटर कर रहा है,
डिस्पाइट चैलेंजेस जो डील है वो इंडियन एक्सपोर्टर्स को फिर भी डबल कार्बन टैक्सेस से तो प्रोटेक्ट कर ही सकती है ना। इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज कर सकते हैं कि वो डीकार्बनाइज करें जल्द से जल्द। एक ग्लोबल एग्जाम्पल सेट होगा फॉर कॉरपोरेशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़। तो अगर इंडिया फिक्स नहीं करता अपने वीक सिस्टम्स को, अपने प्राइजेस अलाइन नहीं करता, डील विल रिमेन ओनली ऑन पेपर वाइल एक्सपोर्टर्स स्टिल पे द फुल सीबैम फी। द वे फॉरवर्ड इज़ कि इंडिया को अपना आईसीएम का जो डिज़ाइन है वो स्ट्रेंथन करे, कैप्स, पेनाल्टीज, वेरिफिकेशन लाए, रेस करे कार्बन प्राइस लेवल्स ग्रेजुअली। यूरोपियन यूनियन हमें टेक्निकल हेल्प, फंडिंग, क्लियर गाइडलाइंस ऑफर करे, तो दोनों साइड्स ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन के साथ चलें तो ये लिंकेज काम कर सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर द आर्टिकल्स टुडे। थैंक यू।